वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम और ये मेरा उसका 5th पार्ट है। 4th पार्ट में हमने लर्न किया था Kp एंड Kc, जो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अलग अलग कंडीशंस पे यूज आते हैं। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और साथ में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ये दोनों ही टॉपिक बड़े ही काम के टॉपिक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो टू टाइप्स के हैं। किसके बेसिस पर इनका ये क्लासिफिकेशंस किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स। यदि सभी की फिजिकल स्टेट एक जैसी है तो वो कहलाएगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, यानी सारे के सारे सॉलिड हो या सारे के सारे एक्वस या लिक्विड हो या सारे के सारे गैसियस हो, उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे? होमोजीनियस। और यदि सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है तो हम उसे कहेंगे हेटेरोजीनियस। तो हम फर्स्ट कहां चलें? फर्स्ट हमारे पास क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ physical state of reactants and products, chemical equilibrium can be classified as फर्स्ट कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब होमोजीनियस का मीनिंग क्या है? ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन सेम फिजिकल स्टेट। सबकी फिजिकल स्टेट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी सबके सब कैसे हो सकते हैं? सबके सब गैसियस हो सकते हैं या सबके सब लिक्विड एंड एक्वस हो सकते हैं, या तो लिक्विड हो या फिर एक्वस हो, या सारे के सारे कैसे हो सकते हैं? सॉलिड हो सकते हैं। ये सारे सॉलिड होंगे तो वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, इसलिए हम सॉलिड को हटा देते हैं यहां से। या तो इसका मतलब हमारे पास दो कंडीशंस हुई, सारे या तो गैसियस होंगे या फिर सारे लिक्विड के साथ कौन से हो सकते हैं? लिक्विड एंड एक्वस हो सकते हैं। अब बच्चों इसके एग्जांपल देता हूं मैं आपके पास। तो एग्जांपल में कौन कौन से हमारे पास? फर्स्ट एग्जांपल है, ए करके लिख देता हूं, PCl5 का डीकंपोजिशन PCl3 प्लस Cl2 में। ये भी गैसियस, ये भी गैसियस और ये भी गैसियस। सेकेंड हमारे पास है बी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो आपके 10th में थी, CH3 ये लिक्विड है, H2O भी लिक्विड है। यहां ये किसके साथ होगा? इसका क्या बनेगा? एक तो बनेगा ईस्टर, इथाइल एसीटेट, प्लस साथ में क्या बनेगा बच्चों? यहां बनेगा H2O और यहां है अल्कोहल, यहां है C2H5OH। ये भी लिक्विड, ये लिक्विड और ये भी लिक्विड। ये हमारे पास क्या हो गया? होमोजीनियस फिजिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा एग्जाम्पल। अब बच्चों तीसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। H2 प्लस I2, ये गैसियस, ये भी गैसियस, यहाँ क्या बना दूं? 2HI, ये भी गैसियस। अब अगला एग्जाम्पल कौन सा ले लूं मैं? एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों, 4th नंबर। और 4th नंबर हमारे पास क्या है? डी कह दूं मैं उसे, Fe फेरिक आयन प्लस थायोसाइनेट आयन। इन दोनों, ये भी कैसा है? इन दोनों के बीच ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, और यहां क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यहां चार्ज होगा +K2 और ये भी एक्वस है। तो यहां तीनों कैसे हैं? एक्वस है। तो क्या हुआ? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कौन से होंगे? वो होंगे जिनमें सभी रिएक्टेंट्स और सभी प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट सेम हो, उन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब बच्चों मैं इसको रिमूव कर देता हूं और अब हम आते हैं किस पे?
सेकंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम पे, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसके कंपैरिजन में। अब बच्चों इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, तो सेकंड कौन सा होगा, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। उसके अंदर क्या होगा कि जो सारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो सेम फिजिकल स्टेट में नहीं होंगे, सबकी स्टेट सेम नहीं होगी। तो सेकंड हमारे पास क्या है, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या होगा इसमें, लाइन क्या होगी हमारे पास, ऑल रिएक्टेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फिजिकल स्टेट। सबकी जो फिजिकल स्टेट है वो एक जैसी नहीं होगी। अब बच्चों मैं इसके एग्जांपल ले लेता हूं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है CaCO3, ये सॉलिड है और ये किसमें चेंज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2, ये गैस है। अब यदि यहां हम चेक करें तो ये सॉलिड और ये गैस है। अब बच्चों एक और काम की चीज, ये हमने बहुत पहले भी लर्न करी थी कि Kc के एक्सप्रेशन में यदि कोई लिक्विड है और या कोई सॉलिड है तो वो उसके एक्सप्रेशन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट मैं क्या लिखूं, इसके Kc का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, CO2 CaO और CaCO3, लेकिन ये कैसे हैं, सॉलिड और सॉलिड, इसको हम हटा देते हैं तो पीछे क्या बचेगा, CO2। इसी तरह से यदि मैं इसका Kp लिखूं तो Kp में मुझे क्या लिखना चाहिए, PCO2 और यहां क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय PCaO और यहां क्या आएगा PCaCO3। लेकिन मैं क्या हटा दूं, जो सॉलिड है तो इसका केवल क्या आएगा PCO2। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सॉलिड है और जो लिक्विड है इनको हम शो क्यों नहीं करते हैं, हम इनको Kc या Kp की इक्वेशंस में शो क्यों नहीं करते हैं, रीजन क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास इसका एक ही रीजन है कि पहले मैं इसे समझा देता हूं कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशंस है उनमें कोई चेंज नहीं होता है इक्विलिब्रियम के पहले और इक्विलिब्रियम के बाद भी। अब चेंज कैसे नहीं होता है मैं वो आपको समझाता हूं। तो फर्स्ट मैं क्या लिख दूं, देयर इज नो चेंज in concentration, there is no change in concentrations of pure liquid and pure solid। होने कैसे चाहिए, प्योर होने चाहिए। इसीलिए हम इनकी कंसंट्रेशंस को जब यहां लिखते हैं तब क्या मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब अगली लाइन, चेंज क्यों नहीं होती, बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये लाइन समझने वाली है, क्या है अब इसमें को समझाता हूं। मान लो हमारे पास एक सॉलिड है और उसका हमारे पास जो पीस है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो पार्टिकल्स हैं वो मान लेता हूं कितने हैं, 100 हैं, 100 पार्टिकल्स हैं। अब मान लेते हैं कि इस 1 सेंटीमीटर क्यूब का आधा पोर्शन रिएक्शंस में यूज आ गया है और आधा पोर्शंस बचा हुआ है, यानी कितना पोर्शंस रिएक्शंस में यूज आ गया, 0.5 सेंटीमीटर क्यूब तो रिएक्शंस में यूज आके प्रोडक्ट में चेंज हो गया। लेकिन हमारे पास अभी भी कितना बचा हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर क्यूब बचा हुआ है और इस 0.5 सेंटीमीटर क्यूब में जो पार्टिकल्स हैं वो 50 बचे हुए हैं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स थे, 100, तो 50 तो 0.5 सेंटीमीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, 50। इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम
यहाँ 1 सेंटीमीटर में 100 है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर में 100 पार्टिकल्स ही होंगे, और इसका मतलब इनकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो चेंज नहीं हुए हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होते हैं, तो हम क्या मानेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई है। फिर मैं देखो आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हम ऐसे लिखते हैं मोलेरिटी को, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल को मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, और यहां क्या लिख दूं मैं, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गिवन वॉल्यूम चेंज नहीं होंगे तो मोलेरिटी भी चेंज नहीं होगी, और ये केवल कहां पॉसिबल है, प्योर सॉलिड में और प्योर लिक्विड के अंदर। इसलिए इनकी जो कंसंट्रेशन है, थर्ड पॉइंट यहां लिखता हूं इसका, ये इसी का स्टार है, फर्स्ट स्टार यहां, सेकंड स्टार यहां, थर्ड स्टार यहां। देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कंसीडर यूनिट इन केसी इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इसलिए इनकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या मानते हैं, यूनिट मानते हैं। इसीलिए मैंने यहां जो केसी का फॉर्मूला लिखा उसमें से इस सॉलिड को और इस सॉलिड को रिमूव कर दिया है। ये तो बच्चों पहला एग्जाम्पल हुआ। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम के। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, ये एग्जाम्पल रिमूव कर देता हूं। अब दूसरा एग्जाम्पल बच्चों मैं यहां लिखता हूं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है निकल का, यहां लिख देते हैं निकल प्लस ये सॉलिड है 4CO, ये गैस है, क्या बनता है इससे, ये कंपाउंड बनता है ये, और ये भी गैसियस है। तो इसका केसी क्या होगा, होना क्या चाहिए, ये दो ये ऊपर आना चाहिए और ये नीचे आने चाहिए, लेकिन होता क्या इसका केसी केवल NiCO का होल 4 की कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय CO की कंसंट्रेशंस की पावर 4, ये इसका क्या है, केसी है। इसके अलावा हमारे पास अगला एग्जांपल कौन सा ले लूं, सिल्वर ऑक्साइड का, प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, नाइट्रिक एसिड के साथ। ये कैसा है, ये सॉलिड है, और ये हमारे पास कैसा है, ये एक्वस है। क्या बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट, ये एक्वस होगा, प्लस साथ में क्या बनेगा इसके H2O, ये लिक्विड है। तो ये प्योर लिक्विड हुआ और ये सॉलिड हुआ, तो ये दोनों कहाँ नहीं आएंगे, केसी के इक्वेशंस में नहीं आएंगे। तो इसकी इक्वेशंस क्या होगी, अब इन तीनों पॉइंट को बच्चों में रिमूव कर देता हूं। ये जो तीनों पॉइंट है, अब इसकी जो केसी की जो इक्वेशंस बनेगी उसमें Ag2O भी नहीं आएगा और वाटर भी नहीं आएगा। तो यहाँ क्या इक्वेशंस होगी केसी की, इसकी इक्वेशंस हो जाएगी, प्रोडक्ट कौन है, AgNO3 है, की कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय कौन आएगा, केवल HNO3 आएगा। तो ये इसके केसी की इक्वेशंस होगी। तो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम की के केसी के एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड नहीं आते। रीजन क्या है कि उनकी कंसंट्रेशंस थ्रू आउट रिएक्शंस कांस्टेंट रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं, इसीलिए उनकी कंसंट्रेशंस को हम क्या मान के चलेंगे, यहां पर यूनिट मान के चलेंगे। अब बच्चों एक और एग्जांपल, इसका लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे हेटेरोजीनियस का। ये है H2O लिक्विड, गरम करो H2O या गरम नहीं करो तो इनकी लिक्विड और वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम। यहां जो केसी का फॉर्मूला आएगा उसमें केवल कौन आएगा, H2O आएगा, या जो Kp का फॉर्मूला आएगा उसमें भी केवल कौन आएगा, H2O आएगा। कौन नहीं आया, ये जो रिएक्टेंट है ये इसके फॉर्मूले में, ये केसी के एक्सप्रेशन में या Kp के एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। तो बच्चों क्या खत्म हुई हमारे पास, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब बच्चों बड़े ही काम का टॉपिक आ रहा है और वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये बड़े ही काम का टॉपिक है बच्चों, इसे पूरा समझना। अब इस सारे टॉपिकों को मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
टोटल 7 एप्लीकेशंस है, उनमें से हो सकता है एक दो उसके करेक्टरिस्टिक्स भी आ जाए। तो टोटल 7 एप्लीकेशंस है, वो आज हम 6 एप्लीकेशंस को लर्न कर लेंगे बच्चों। फर्स्ट हमारे पास क्या एप्लीकेशंस है? फर्स्ट हमारे पास एप्लीकेशंस है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, क्या हमारा टॉपिक क्या है? टाइप को भी मैं रिमूव कर देता हूं। हमारे पास क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ के, चाहे वो के सी हो चाहे वो के पी हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हमारे पास है? के सी हो चाहे के पी हो, इनका कैलकुलेशंस केवल तभी पॉसिबल है जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया हो। उसके पहले, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के पहले हम के सी का कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एप्लीकेशंस क्या है? फर्स्ट हमारे पास है के लिख देता हूं बच्चों शॉर्ट में, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली कैलकुलेटेड व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया हो, उसी के बाद हम केसी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उसके पहले कैलकुलेट नहीं हो सकती या नहीं करते। सेकंड हमारे पास क्या है? द वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये काम का है। जैसे कि मान लो आपने हेबर प्रोसेस की रिएक्शंस करवाई और इनके बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, और मान लो कि यहां जो केसी आया उसकी वैल्यू एक्स आई है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और अब आपने जब इसको स्टेबलाइज किया तब ये 1 मोल लिया था, ये 3 मोल लिए थे, और जितना भी ये अमोनिया की क्वांटिटी बनी, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। अब मान लो आप इसी इक्विलिब्रियम को यहां 10 मोल ले लें, यहां 20 मोल ले लें और इसको स्टेबलाइज कराएं, तो यहां जो नया केसी आएगा उसकी वैल्यू भी x ही होगी। यानी इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करती है। ये ध्यान रखना बच्चों। तीसरा हमारे पास क्या एप्लीकेशंस में है? द वैल्यू ऑफ केसी, क्या के फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन is always constant at given temperature। किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम है, स्टेबलाइज हो गया, तो उसका केसी कभी चेंज नहीं होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जैसे यहां हम ऊपर की इस रिएक्शंस की बात करें कि ये केसी जो है, ये मान लो कि ये 500 केल्विन पे कैलकुलेट हुआ, तो ये केसी इस रिएक्शंस के लिए कभी भी चेंज नहीं होगा इस टेम्परेचर पर। यानी इस टेम्परेचर पर इसकी केवल ये एक ही वैल्यू पॉसिबल है। यानी क्या कंसेप्ट लगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये बच्चों क्या है? इसकी थर्ड एप्लीकेशंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब बच्चों इनको मैं रिमूव करता हूं और हम अब कहां चलते हैं? फोर्थ एप्लीकेशंस कह लें, अभी इन्हें आप साथ में करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, तो कहीं ये दोनों मिक्स्ड हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ एप्लीकेशंस पे, और वो काम की है। फोर्थ क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ के ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ के आइदर डिक्रीज और इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द
टेम्परेचर को बढ़ाने पर इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों काम हो सकते हैं। अब बच्चों देखो हम कंसेप्ट समझते हैं। ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर, क्या होता है समझना। ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर, मान लो ये कोई रिएक्शंस हो रही है, ए और बी, किसमें चेंज हो रहे हैं, सी और डी में। हम क्या समझ रहे हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट समझ रहे हैं। क्या होता है, मान लो यहां कोई इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है और हमने इसका टेम्परेचर, स्टेबलाइज होने के बाद हमने इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया है। तो क्या होगा, जब जो ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों चेंज हो जाते हैं। ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन बोथ चेंज रेट ऑफ बोथ प्रोसेस चेंज विथ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये काम का है, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शंस तो चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो कि आपने टेम्परेचर्स को यहां इंक्रीज कर दिया, तो बैकवर्ड रिएक्शंस का जो रेट है वो बढ़ गया 4, और जो फॉरवर्ड रिएक्शंस है उसका जो रेट बढ़ गया है वो बढ़ गया है 3। तो यहां कितना बढ़ा, 4, यहां कितना बढ़ा, 3। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों के रेट चेंज तो होते हैं, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं होता। अगला क्वेश्चन, ये सेम क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है, बिकॉज बोथ processes has different value of activation energy। ये क्या है बच्चों, ये हम पढ़ेंगे जब हम और आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑन केसी, तब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या। लेकिन अभी क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शंस होने के लिए इन रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और इन रिएक्टेंट, इन सीओडी को यानी इन प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए बाहर से उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये दोनों एनर्जी, ए और बी की एक्टिवेशन एनर्जी और सी और डी की एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है, इसलिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट एक जैसा चेंज नहीं होता है। और एक जैसा चेंज नहीं हुआ तो केसी रियल में क्या है, केसी है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट का रेशियो है। ये दोनों ही एक जैसे चेंज नहीं हो रहे हैं तो केसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब केसी की वैल्यू और टेम्परेचर पे रिलेशंस क्या है, ये वॉन्ट हाफ फैक्टर ने वॉन्ट हाफ इक्वेशन से हम समझ सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ क्या हुआ कि टेम्परेचर चेंज करने पर केसी चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो दोनों काम हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो उस रिएक्शंस का नेचर कैसा है। और ये किसने समझाया, वॉन्ट हाफ इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं बच्चों इसी टॉपिक में, और मैं इसको रिमूव कर रहा हूं इस पोर्शंस को, और यहां क्या लिख रहा हूं अब, वॉन्ट हाफ इक्वेशंस। और वहां से हम क्या समझने वाले हैं, टेम्परेचर चेंज करने पर केसी में क्या चेंजेस होता है। तो फर्स्ट मैं यहां वॉन्ट हाफ इक्वेशंस लिख देता हूं। क्या है वॉन्ट हाफ इक्वेशन, मैं आपको इस इक्वेशंस को भी समझाऊंगा क्या है ये। K2 और K1 क्या है, दो रेट कांस्टेंट है। डेल एच क्या है, मैं सब यहां आपको समझा दूंगा अभी, 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये है बच्चों वॉन्ट हाफ इक्वेशंस। अब हम यहां समझते हैं कौन क्या है। K1 क्या है, K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर
एट टेम्परेचर T1 फर्स्ट। सेकंड K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। अब T1 और T2 में रिलेशंस काम का है बच्चों। T2 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है T1 से, यानी T1 मान लेता हूं कि 298 केल्विन है, मान लेता हूं, तो जो T2 है उसकी वैल्यू 298 केल्विन से ज्यादा होगी। यानी हायर टेम्परेचर पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे K2 कह दिया, और जो लोअर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है। तो यहाँ T2 और T1 भी समझ में आ गए, दो डिफरेंट टेम्परेचर है, T1 की वैल्यू कम है, T2 की वैल्यू ज्यादा है। T1 टेम्परेचर पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है और T2 टेम्परेचर पर K2 है। अब आते हैं थर्ड क्या है, डेल एच। ये क्या है, चेंज इन एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी है। जब ये रिएक्शंस हो रही थी, कोई भी रिएक्शंस, जब वो रिएक्शंस हो रही थी तो एनर्जी में क्या चेंज हुआ, एनर्जी ना तो रिलीज हुई ना एब्जॉर्ब हुई, या एनर्जी रिलीज हुई या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। यानी या तो कोई एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, या रिएक्शंस एक्सोथर्मिक थी या एंडोथर्मिक थी। तो अब हम इन तीनों फैक्टर पे समझते हैं, ये डिसाइड करेगा बच्चों। अब कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, नंबर ए, मान लो कि जब वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ तो डेल एच क्या था, 0। इसका मतलब नो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं था। तो मैं इस डेल एच की वैल्यू यहां पुटअप कर दूं तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, log K2 अपॉन log K1 इक्वल्स टू 0। और जब log साथ में होता है, यहां वैल्यू 0 आती है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू 1। और इसका मतलब क्या हुआ कि K2 इक्वल्स टू K1। क्या समझ में आया कि यदि कोई केमिकल इक्वेशन ऐसी है जिसके होने पर एनर्जी ना तो रिलीज हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है, उस कंडीशन में यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। ध्यान रखना, कंडीशंस क्या है, डेल एच 0 होना चाहिए। तो मैं अब ये नहीं कह सकता कि सभी रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज करने पर। किनका चेंज नहीं होता, उनका नहीं होता जिनके होने पर कोई किसी तरह का एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा हो, ना तो एनर्जी रिलीज हो रही हो और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो। अब बच्चों मैं इसको रिमूव करता हूं, इस पोर्शंस को। अब आते हैं हम लोग ये वाला, अब आते हैं हमारे सेकंड फैक्टर पर। सेकंड फैक्टर हमारा क्या कहता है कि डेल एच कैसा हो सकता है, बी, डेल एच कैसा हो सकता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब हुआ तब एनर्जी रिलीज हुई, तो इस डेल एच की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई है। और ये नेगेटिव होने का मतलब T2 तो ज्यादा है T1 से, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये तो पॉजिटिव आएगा। तो ये डेल एच नेगेटिव, तो ये पूरा पोर्शन कैसा हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा। तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। अब बच्चों अब समझते हैं ये वैल्यू, इन दोनों का रेशियो कौन सी कंडीशंस में नेगेटिव आएगा। ये तभी नेगेटिव आ सकता है जब K2 की वैल्यू कम हो और K1 की वैल्यू ज्यादा हो। तो लोग K2 अपॉन K1 का जो रेशियो है वो 1 से कम आएगा, यानी 0.09 भी मान लूं, 0.9 भी मान लूं। इस कंडीशंस में जब इसको हम सोल्व करेंगे लोग K2 अपॉन K1 को, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। यानी ये कब हो सकता है, केवल ये कंडीशंस है। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब K2 की वैल्यू कम हो गई है और K1 की वैल्यू ज्यादा है। तो क्या समझ में आया, इसका मेन अब कंसेप्ट हम समझते हैं। कहां लिखूं बच्चों, अब ये ऊपर का पोर्शन, ये वाला जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ये वाला, और ये काम का रिलेशन है बच्चों। क्या है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। यदि रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है और आपने इसे क्या किया, बाहर से हीट सप्लाई भी कर दी, यानी उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो Kc की वैल्यू कम हो जाएगी। ये हमारे पास काम का था बच्चों। अब इसको रिमूव करता हूं और हम तीसरी कंडीशंस पे आ जाते हैं। तीसरी कंडीशंस क्या है हमारे पास कि डेल एच कैसा होता, पॉजिटिव होता। ओहो, डेल एच कैसा होता, पॉजिटिव। तो ये एक्सो से क्या हो जाती, एंडो हो जाती। और एंडो का मतलब क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई है, रिएक्टेंट ने एनर्जी ली है, लेके वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। तो फर्स्ट मैं क्या लिखूं फिर यहां पर, log K2 अपॉन K1। डेल एच पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये सारी पॉजिटिव है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव तभी आ सकता है जब K2 की वैल्यू K1 से ज़्यादा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से K भी बढ़ गया है। K2 की वैल्यू ज़्यादा है, K2 कौन से टेम्परेचर पर है, T2 पर है, और T2 जो है वो T1 से ज़्यादा है। तो यहाँ क्या कंसेप्ट हो जाएगा, 4 एंडोथर्मिक रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां लिख दूं वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। ये काम की दो लाइनें हैं बच्चों, और ये हमें कौन समझाता है, वोंट हाफ इक्वेशन से हम समझ सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, T2 जो है वो हायर टेम्परेचर है और T1 जो है वो लोअर टेम्परेचर है। K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हायर टेम्परेचर पर, और K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर पर। तो हमने क्या पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास कौन सा करैक्टर था इसका, ये था बच्चों फोर्थ करैक्टर। अब कहाँ जाते हैं हम लोग, फिफ्थ करैक्टर या एप्लीकेशंस में फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ बड़ी काम की एप्लीकेशन है बच्चों, और फिफ्थ और सिक्स्थ के बाद 7 हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे फिफ्थ नंबर के करैक्टरिस्टिक्स में या फिफ्थ नंबर की एप्लीकेशंस में, और वो क्या है कि हम Kc की वैल्यू के बेसिस पर ये बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शंस का रेट ज्यादा रहा होगा। क्या है, प्रिडिक्टिंग, फिफ्थ नंबर, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस, अब समझना इसको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी है उसके बेसिस पर हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कब स्टेबलाइज हुआ था। इनिशियल स्टेज में स्टेबलाइज हो गया, मिडल में जाके स्टेबलाइज हुआ, या एंड वाली पोजीशन पर जब रिएक्शंस कंप्लीट होने वाली थी तब जाके ये स्टेबलाइज हुआ है। इनिशियल का मतलब थोड़ा बहुत रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। मिडल का मतलब लगभग आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ, या रिएक्शंस कंप्लीट होने वाली थी तब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्या लिखें, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ Kc we can predict the stage of equilibrium। स्टेज का मतलब यहां क्या है, किस कंडीशंस पर वो स्टेबलाइज हुआ है, इनिशियल, इंटरमीडिएट या कंप्लीशंस की। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ Kc लिख देता हूं, यदि Kc की वैल्यू 1000 से ज्यादा हो, यदि Kc की वैल्यू जो है वो कितनी हो, 1000 से ज्यादा हो, तो हम वहां क्या कह सकते हैं कि जो
कि जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्शंस की लास्ट स्टेज में जाके स्टेबलाइज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, that is the equilibrium stabilize near the completion of reaction, यानी रिएक्शंस कंप्लीट होने वाली थी उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज, यानी कंप्लीट होने वाली, थोड़ा बहुत रिएक्टेंट बचा हुआ है। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास है, इसका एग्जांपल है दी हम किसकी रिएक्शंस करा दें, Br2 की। Br2 और H2 क्या बनेगा, HBr। सेकेंड क्या करा दें, यहाँ Br है, Cl2 प्लस H2 की, इसकी रिएक्शंस करा दे तो यहाँ क्या बनेगा, HCl2। या फिर क्या करा दूं, H2 प्लस हाफ O2, इनकी रिएक्शंस कराए तो यहाँ क्या बनेगा, H2O। और इनके जो Kc हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसका है 5.4 इंटू 10 की पावर 18, यहाँ है 4.0 इंटू 10 की पावर 21, और यहाँ है अप्रोक्सीमेट 2.5 इंटू 10 की पावर 41। ये देखो ये वैल्यू जो है वो रियल में क्या है, 10, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 10 की पावर 3, इससे बहुत ज़्यादा। यानी ये तीनों जो इक्वेशंस है हमें क्या समझा सकती है कि इनका जो Kc है वो बहुत ज़्यादा है, यानी इक्विलिब्रियम लगभग रिएक्शंस एंड होने वाली थी उस समय स्टेबलाइज हुआ है। थर्ड हमारे पास क्या है, इस ए को रिमूव कर रहा हूँ बच्चों में। अब थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है कि रिएक्शंस लगभग इंटरमीडिएट या एंड होने वाली थी, लगभग एंड होने वाली थी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू को 3 की जगह क्या कर देना है, -3, और यहाँ क्या लगा देना है 0.001, और ये सिंबल भी चेंज कर देना है। यानी Kc की जो वैल्यू है वो 0.001 से भी कम है। अब कम होने का मतलब देखो बच्चों ऐसे निकलता है, Kc कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। Kc की वैल्यू बहुत कम आने का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, दी प्रोडक्ट बहुत कम है, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ होगा और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ है। ठीक इसके पहले वाले केस में जहां मैंने कहा था कि Kc की वैल्यू 1000 से भी ज़्यादा है, वो केवल कब हो सकता है, जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो, रिएक्टेंट बहुत कम हो। तो यहाँ इस केस में आए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज इन इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस हुई ही थी और क्या स्टेबलाइज हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। और ऐसी कौन कौन सी हमारे पास रिएक्शंस है, एक रिएक्शंस है बच्चों, इसका एग्जांपल N2 प्लस O2, इनसे क्या बने 2NO। तो इस रिएक्शंस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बहुत कम है, कितना है, Kc इक्वल्स टू 4.10 की पावर -31। ये क्या है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कौन सी कंडीशंस पर है ये, 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी रूम टेम्परेचर पर। और ये Kc क्या बताता है कि इसकी वैल्यू बहुत कम है, यानी ये जो इक्विलिब्रियम है ये कब स्टेबलाइज हो गया है, इनिशियल स्टेज पे स्टेबलाइज हो गया है। कैसे मालूम चलेगा, Kc की पावर जो है, Kc की जो वैल्यू है 10 की पावर -3 से कम होगी। तो देखो दो हमारे पास कंसेप्ट आ गए हैं, 10 की पावर 3 से ज़्यादा है Kc की वैल्यू तो लास्ट स्टेज में स्टेबलाइज हुआ है, Kc की पावर 10 की पावर -3 से कम है तो इनिशियल स्टेज में स्टेबलाइज हुआ है, और इन दोनों के बीच की है तो इक्विलिब्रियम इंटरमीडिएट कंडीशंस में स्टेबलाइज हुआ है। तो थर्ड हमारे पास क्या है, इसको बच्चों रिमूव कर रहा हूं मैं। तो थर्ड में हमारे पास क्या है, Kc की वैल्यू इंटरमीडिएट है। द वैल्यू ऑफ Kc इज 0.000, एक जीरो ज़्यादा लग गया, 0.001 से तो ज़्यादा हो, कौन, Kc, लेकिन 10 की पावर यानी 1000 से कम हो, ये कंडीशंस हो। यानी क्या लिख दूं मैं यहाँ पर,
Kc जो है वो 10 की पावर 3 से तो कम हो लेकिन 10 की पावर -3 से ज़्यादा हो। तो ये कौन सी कंडीशंस है बच्चों? ये इंटरमीडिएट कंडीशंस है। इस कंडीशंस में के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? वी से दैट द approximate half reactant, हाफ का मतलब हाफ कंसंट्रेशन, हाफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट, या मैं क्या कह दूं, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल एट इक्विलिब्रियम पे इन दोनों की जो कंसंट्रेशंस है वो कंपेरेबल है, ये दोनों लगभग इक्वल हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास कौन है? इसका एग्जाम्पल है H2 और I2 के बीच का इक्विलिब्रियम, ये, और इसकी जो वैल्यू है बच्चों, इसकी वैल्यू है 57, इसके Kc की वैल्यू, और ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पर है। दूसरा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है फेरिक आयन और थायोसाइनेट आयन का। इनके बीच जो इक्विलिब्रियम होगा जहां ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, यहाँ इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो है 138, इसके Kc की वैल्यू है, तो 138 है चाहे 57 है, ये जो दोनों है ये 1000 से तो कम है लेकिन 0.001 से ज़्यादा है। ये बच्चों हमें क्या बताएगा? ए बी सी, ये ए, इसके बाद बी और ये सी है, ये हमें क्या बताता है कि Kc की वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पर हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम उस रिएक्शंस की कौन सी कंडीशंस में स्टेबलाइज हुआ है, इनिशियल, मिडल या कंप्लीशंस होने वाली थी तब स्टेबलाइज हुआ है। ये बच्चों थी हमारे पास इसकी 5th एप्लीकेशंस Kc की। और अब लास्ट जो इस वीडियो की लास्ट है वो है 6th नंबर, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों, और उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा बच्चों। और अगली जो मेन इसकी एप्लीकेशंस है वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वो क्या है हमारे पास? 6 नंबर एप्लीकेशंस है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये काम की है बच्चों। और यहां पर एक नया कांस्टेंट आएगा। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर नहीं, 6 नंबर, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों ये काम की चीज है, हमें क्या प्रिडिक्ट करनी है, उस रिएक्शंस की डायरेक्शंस क्या है, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए पहले से, उस रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास पहले से हो, तो हम जो वही रिएक्शंस नई कंसंट्रेशन के साथ हो रही है, हम उस नई कंसंट्रेशन वाली रिएक्शंस में हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। हम समझते हैं पहले इसको क्या है, एग्जाम्पल देके के समझाता हूं। मान लो ये कोई रिएक्शंस थी, ए और बी सी डी में चेंज हो रहा था, सी और डी में, और इसका Kc मान लो 5 है, मान लेता हूं। अब यही रिएक्शंस हम लार्ज लेवल पे करा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे ये रिएक्शंस हो रही है। यहां तो हमने स्मॉल कंसंट्रेशंस को लेके ये रिएक्शंस कराई थी, अब हम यही रिएक्शंस लार्ज कंसंट्रेशंस के साथ करा रहे हैं। तो यहां तो क्या थी? स्मॉल कंसंट्रेशंस थी, यहां क्या है? इनकी लार्ज कंसंट्रेशन है, यानी ये इंडस्ट्रियल मेथड पे प्रिपेयर हो रही है। तो यहां हम क्या चेक करेंगे? एक नया कांस्टेंट Qc, और वो कब करेंगे? एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन के किसी भी स्टेज पर हम ये चेक करेंगे। इसे क्या कहते हैं? रिएक्शन क्विसेंट है ये, और ये हम कैलकुलेट करेंगे और हम इसकी वैल्यू को, जो भी आएगी यहां पर, मान लो 3 आ गई या 7 आ गई, हम इसकी वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे।
और कंपेयर करके क्या बताएंगे कि ये जो लार्ज लेवल पे रिएक्शंस हो रही है इसका डायरेक्शंस कौन सा है। अभी यानी यहाँ ये रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा हो रहा है या बैकवर्ड ज़्यादा हो रहा है, और इसकी वैल्यू 5 भी हो सकती है। इसकी वैल्यू 5 आ गई और यहाँ Kc की वैल्यू भी 5 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्टेज है ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेज है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है। यदि इसकी रिएक्शन 3 और 5 है तो हम क्या कह सकते हैं कि अभी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं हुआ है। तो हम क्या, यानी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों रिएक्शंस की जो रेट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उन दोनों रिएक्शंस की रेट सेम नहीं है। तो हम क्या बता सकते हैं कि किस प्रोसेस की रेट ज्यादा है, फॉरवर्ड रिएक्शंस ज्यादा हो रही है या बैकवर्ड रिएक्शंस ज्यादा हो रही है। तो क्या है, ये हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास उस रिएक्शंस का Kc पहले से हो और अब उसी रिएक्शंस को हम लार्ज लेवल पे करा रहे हैं और हम वहां चेक करना चाहते हैं कि वहां इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो टॉपिक का नाम क्या है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस। तो हम पहले क्या लिख लें, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट में इसको रिमूव कर देता हूं, ये लिख देता हूं नीचे लिख देता हूं बच्चों। फर्स्ट हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ K, क्या है, द वैल्यू ऑफ K हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट एनी, ये काम का है, एट एनी स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे हेल्प करेगा, हम जो नया जो हम QC मेजर करेंगे इससे, इसको कंपेयर किससे करने वाले हैं, Kc से। तो इसके Kc से कंपेयर करके ही हम बता सकते हैं कि जो रिएक्शंस अब होने वाली है वो कौन सी रिएक्शंस ज्यादा हो रही है। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, वी कैलकुलेट। अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैलकुलेट QC, वी कैलकुलेट QC क्या है, रिएक्शन क्विसेंट है, रिएक्शन क्विसेंट है। एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन एंड इट्स वैल्यू कंपेयर विथ Kc। जो अब हमने QC मेजर किया, QC मेजर कैसे करेंगे, जैसे हम Kc मेजर करते हैं, कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। जो Kc का फॉर्मूला है वो ही QC का फॉर्मूला है, केवल डिफरेंस क्या है, QC कभी भी मेजर कर सकते हो आप, इक्विलिब्रियम हो गया है, नहीं हुआ है, होने वाला है, किसी भी कंडीशंस पे। लेकिन Kc केवल कब मेजर होता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद में। हमने QC को मेजर किया और उसकी वैल्यू को हमने Kc से कंपेयर किया। अब Kc कैसे कंपेयर करेंगे, इससे पहले थर्ड लाइन में क्या लिख देता हूं, QC डिफाइन इन सेम वे एज Kc। जैसे हम Kc को डिफाइन करते हैं वैसे ही किसको डिफाइन करेंगे, QC को डिफाइन करेंगे। जैसे मैं यहां एग्जांपल लिखता हूं, यहां पर इस पोर्शंस को रिमूव करता हूं बच्चों। मान लो कोई रिएक्शंस हो रही थी, ये A प्लस B, C प्लस D, तो एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन मैं इसका क्या मेजर कर रहा हूं, QC। क्या होगा, मान लो यहां मैं लगा देता हूं N1, लगा देता हूं यहां N2, यहां M1, यहां M2, तो इसके QC का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा C की पावर M1, D की पावर M2, A की पावर N1, B की पावर N2। अब ये जो कंसंट्रेशन है ये किसी भी स्टेज की हो सकती है। क्या ये इक्विलिब्रियम के स्टेज की भी हो सकती है, हो सकती है। उस कंडीशन में QC की वैल्यू Kc के इक्वल आएगी।
अब यही तरीका है हमारा केसी निकालने का और यही तरीका क्या है हमारा क्यूसी निकालने का। अब बच्चों में इनकी, मान लो हमने इस रिएक्शंस का केसी निकाल लिया, जो भी आया। अब बच्चों मैं इस वाले पूरे पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं। समझना बच्चों, केसी और क्यूसी में हम कंपेयर कैसे करेंगे। मान लो कि हमने किसी भी रिएक्शंस का क्यूसी निकाला और उसकी वैल्यू को हमने केसी से कंपेयर किया। एक चीज याद रखना, केसी जो है वो कांस्टेंट है और क्यूसी जो है वो वेरिएबल है। कौन चेंज हो सकता है, क्यूसी, कौन चेंज नहीं होगा, केसी नहीं होगा। अब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा आई, फर्स्ट कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि क्यूसी ज्यादा है। क्यूसी जो केवल चेंज कौन होगा, क्यूसी चेंज होगा। क्यूसी की वैल्यू कम हो सकती है, बढ़ सकती है, और इस कंडीशंस में क्या है, क्यूसी ज्यादा है। यदि क्यूसी ज्यादा है इसका मतलब है कि क्यूसी की वैल्यू अभी कम होगी और कम होके केसी के इक्वल होगी। यदि क्यूसी की वैल्यू कम करनी है तो क्यूसी का फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि मुझे क्यूसी कम करना है इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट को कम करना है। इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट को किस में चेंज कर देना है, रिएक्टेंट में। इसका मतलब कौन सी रिएक्शंस ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने वाले, यानी कौन सी, बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आया? वापिस समझे, क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है, केवल क्यूसी ही ऐसा है जो वेरिएबल है। यदि क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है तो क्यूसी की वैल्यू कम होकर केसी के इक्वल होगी, और क्यूसी की वैल्यू कम करनी है तो ये इसका फॉर्मूला था, हम किसको कम करें, प्रोडक्ट को कम करें। प्रोडक्ट तभी कम होगा जब प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाए, रिएक्टेंट में चेंज हो। यानी हम कौन सी रिएक्शंस की स्पीड ज्यादा रखें या कौन सी रिएक्शन ज्यादा स्पीड के साथ हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शंस। यदि क्यूसी की वैल्यू केसी से कम आए इसका मतलब कौन सी रिएक्शंस का रेट ज्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा है। या मैं क्या लिख दूं, रेट नहीं लिखें, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड। इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रही है। अब बच्चों दूसरा यहां लिख देता हूं, केसी की वैल्यू ऐसे लिखता हूं, क्यूसी की वैल्यू कम है केसी से, ये सेकंड कंडीशन बी। अब दिमाग लगाओ कि इसका मतलब क्यूसी कम है, बढ़ेगा घटेगा कौन, केवल क्यूसी, क्योंकि केसी तो कांस्टेंट है। क्यूसी की वैल्यू कम है, इसका मतलब हुआ कि अभी क्यूसी बढ़ेगा और बढ़कर किसके इक्वल होगा, केसी के। यदि क्यूसी बढ़ेगा तो क्यूसी का फॉर्मूला भी तो यही है। यदि क्यूसी कम है इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कम है, क्यूसी को बढ़ाना है तो क्या काम करें, रिएक्टेंट को किस में चेंज करें, प्रोडक्ट में। इसका मतलब कौन सा क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन बैकवर्ड रिएक्शन। ध्यान क्या रखना है कि हम केवल क्यूसी को ही चेंज कर सकते हैं, क्यूसी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। और लास्ट कंडीशंस बच्चों आपको मालूम है, लास्ट कंडीशंस क्या होगी, सी कंडीशंस क्या होगी, दी क्यूसी और केसी दोनों इक्वल हों। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है। जब आपने क्यूसी को मेजर किया उस समय इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, तो दोनों रिएक्शंस का रेट जो है वो इक्वल होगा। तो यहां क्या लिख दूं, आर एफ इक्वल्स टू आर बी। क्या हो गई बच्चों, हम केसी की हेल्प से, इन तीनों में देखो केसी का यूज आया है और हमने क्यूसी कैलकुलेट किया है। तो यदि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उस रिएक्शंस की डायरेक्शंस क्या होगी। अब इसी के बेसिस पर मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं बच्चों, लास्ट न्यूमेरिकल है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों। तो रिमूव करने से पहले मैं तीनों कंडीशंस को यहां मेंशन कर देता हूं। तीनों कंडीशंस क्या है,
फर्स्ट हमारे पास क्या थी, ये कंडीशंस QC और KC की। यदि QC ज़्यादा है KC कम है तो QC कम होगा, और QC कम होगा तो क्या रिएक्शंस होगी, बैकवर्ड रिएक्शंस ज़्यादा होगी। फर्स्ट कंडीशन। बी क्या लिख दूँ, यदि QC कम है और KC ज़्यादा है तो QC बढ़ेगा, तो कौन सी रिएक्शन ज़्यादा होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी। और थर्ड कंडीशंस क्या है, KC बराबर QC है तो दोनों रिएक्शंस की रेट बराबर होगी। ये हमारे पास तीन कंडीशंस है। तो बच्चों अब मैं लास्ट हमारे पास आज का न्यूमेरिकल मैं लिख देता हूँ, छोटा सा है बच्चों, ज़्यादा बड़ा नहीं है। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास है कि हेबर प्रोसेस से अमोनिया का प्रिपरेशन होता है, H2 उहा 3H2, और क्या बनी इधर, अमोनिया बनी। ये N है बच्चों, NH3 बन रही है, और इसने क्या दे रखा है कि इसका जो KC है वो है 0.0618 केल्विन, ये हमें इसने दे दी है। और ये क्या कह रहा है कि इस कंडीशंस पर जो नाइट्रोजन है वो है 3.0 मोलर, जो हाइड्रोजन है वो है 2.0 मोलर, और जो अमोनिया है वो है 0.5 मोलर है ये। और हमें क्या चेक करना है, क्वेश्चंस के आगे हमें ये दिया हुआ A, क्या निकालना है, कैलकुलेट, फर्स्ट क्या है, इज द रिएक्शन मिक्सचर्स एट इक्विलिब्रियम। फर्स्ट हमें क्या चेक करना है कि क्या ये जो रिएक्शंस मिक्सचर जिसमें ये कंसंट्रेशंस दी हुई है ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगला क्या है, इफ नॉट, नहीं है तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन। दी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो रिएक्शंस का डायरेक्शंस क्या है, ये दो चीजें हमसे पूछी गई है। तो हम फटाफट क्या निकालें, KC तो दे दिया है तो हम क्या निकालें, इसका QC निकालें। QC निकालने का फॉर्मूला तो वो ही है जो KC निकालने का है, तो NH3 की पावर 2, इधर H2 की पावर 1, 3 N2 की पावर 1। अब सारी वैल्यू यहाँ पुटअप करो तो NH3 की वैल्यू कितनी है, 0.5 की पावर 2। यहाँ क्या लिखूँ मैं, अब N2 की वैल्यू है 3.0 और इसकी वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू 1 होगी, पावर 1 है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 2.0 और इसकी पावर कितनी होगी, 2, क्योंकि यहाँ कॉफिशिएंट 2 है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसको हम चेक करें तो यहाँ क्या लिख दूँ, 5 × 5 × 10 की पावर -2। यहाँ क्या लिख दूँ मैं, 3 × 3 2 × 2। तो यहाँ इसको सोल्व करने पर क्या होगा, 25, और यहाँ हो जाएगा 3 और 2 6 और 12, तो 25/12 है। यहाँ क्या है, 10 की पावर -2 है। सोल्व करो तो लगभग कितना आएगा, 2 पॉइंट कितना आएगा, लगभग आएगा, गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं, पावर यहाँ 3 आएगा बच्चों, क्योंकि जो हाइड्रोजन की पावर है वो 3 है, तो एक 2 और आएगा, एक 2 और आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 होते इसकी वैल्यू आएगी लगभग 1.04। इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा 1.04 × 10 की पावर -2, यानी 0.0104। ये क्या आया हमारे पास, ये QC है। और यहाँ आ जाओ, ये KC था, तो ये है 0.06 और ये है 0.01। दी मैं यहाँ क्या लिखूँ, KC, और यहाँ क्या लिखूँ, QC। तो QC कितना है, 0.06, और KC है 0.06 और QC है 0.0104। इसका मतलब क्या है, KC की वैल्यू ज़्यादा है, और KC की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शंस कौन से डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा होगा रेट ऑफ बैकवर्ड से। यानी कौन सी
इफ द रिएक्शन मिक्सचर इज इक्विलिब्रियम, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? नो, इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। इफ नॉट, व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ नेट रिएक्शंस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जहां आएंगे, जहां हमें क्या कंपेयर करना है, डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस, वहां आप क्यूसी निकाल लोगे, क्यूसी की वैल्यू को कैसी से कंपेयर करके ये प्रिडिक्ट कर दोगे कि रिएक्शंस का डायरेक्शंस किस तरफ से होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे 3 काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को यदि तक आपने नहीं किया है, और अपने साथियों तक इसे शेयर करें। थैंक यू बच्चों।